फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के जो सोशल साइंस है, इस सोशल साइंस का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3, इसका नागरिक शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, इसका पहले चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर है उसको आज हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो ये है, ये क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। तो इसे जो प्रश्न हम लोग को बना है, इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार डैश कहलाता है। तो जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को जो जन्म के आधार पर उसे जब कुछ मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे मानवाधिकार। क्या कहेंगे? मानवाधिकार। मानवाधिकार। ठीक, दूसरा देखेंगे, डैश जो शिक्षा डैश सूची का विषय है, ये क्या है? समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंदर में आएगा। ठीक है, तीसरा जो डैश है, इसमें डैश समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान मूल कर्तव्यों जो है उसमें शामिल किए गए हैं। ये क्या है? यह अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्वर्ण सिंह, क्या लिखेंगे? स्वर्ण, दंतस्व में ब, मूर्धन्य में रेफ होगा और सिंह। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। संविधान के भाग डैश में मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है, ये हम लोग जानेंगे। तो 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक है ना, 30 तक तथा तक किया गया है, और 32 से 35 तक किया गया है। इस डेस में यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शिक्षा का अधिकार जो है ये क्या है? देखिए, शिक्षा मानव अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की है, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे, उसे लागू किया गया है। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। मतलब यह निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, और हर बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना होगा। ठीक, इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक जो सुविधाएं हैं, ये विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। मतलब सारे इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चे और शिक्षक, जो कि प्रशिक्षण शिक्षक होगा, मतलब ट्रेनिंग वाला शिक्षक होगा, उसकी ही नियुक्ति की जाएगी, है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ये प्रश्न,
मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, हम लोग जो जी रहे हैं इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, सभी को हम लोग समान रूप से देखना चाहिए, सभी को समान रूप से के साथ व्यवहार करना चाहिए। और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब जो हम लोग पद हासिल करते हैं वही हम लोग प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये सारा चीज़ जुड़े होते हैं मानव अधिकार के अंदर। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल है, जो कि राष्ट्र महासभा में जो स्वीकार किया गया है नियुक्ति को, तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापनपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। मतलब जो कि दुर्व्यवहार से संबंधित जितने सारे हैं, ये सारे चीज़ इसमें हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर वाला देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखिए अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। मतलब निरपेक्ष मतलब किसी के तरफ हम लोग कोई पक्ष नहीं लेंगे, वही होता है निरपेक्ष। किसी के ऊपर हम लोग क्या नहीं लेंगे? पक्ष नहीं लेंगे, तभी हम लोग क्या होंगे? निरपेक्ष होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इन देशों में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। मतलब हम लोग के यहाँ कोई इस देश में क्या है, देखिए राज्य के अंदर शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की राजनीति अपनाई गई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया। मतलब हम लोग एक धर्म से जो है, हम लोग कोई धर्म एक जगह में रह सकते हैं, यानी कोई सरकार के द्वारा कोई धर्म को मान्यता, यानी कि ऐसी रूप से मान्यता नहीं दी गई है जैसे हम लोग अगर चाहेंगे कि ये राज धर्म हो गया या राष्ट्र धर्म हो गया, इस तरह से कोई किसी को नहीं दिया है। ठीक है, सभी को समान रूप से। अब देखेंगे हम लोग राज्य व्यवस्था का क्या आशय है। राज्य व्यवस्था का क्या आशय है, इस प्रश्न को देखेंगे। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुना गया सरकार। अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हम लोग को 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे हम लोग देखेंगे। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन अगर हम लोग देखेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हमारा जो संविधान है क्या कहलाता है? तो देखिए हमारा संविधान कहलाता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार भारतीय संविधानों में दिया गया है और मौलिक अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। 7वां नंबर वाला क्वेश्चन, संघवाद से आप क्या मतलब है? संघवाद क्या है? देखिए संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना, है ना।
एक से ज़्यादा, देखिए राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो एक से ज़्यादा सरकार हुआ, तो इस तरह से इसे हम लोग कहेंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जो जनक हम लोग कहेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो संविधान के अनुसार देखेंगे तो राज्य के कितने अंग हैं? एक हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। इस तीन रूपों में बांटा गया है। इस तीनों रूपों में कार्य हम लोग करते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे संविधान क्या है। संविधान को हम लोग सरल रूप से समझेंगे। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी संविधान कानूनों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलाई जाती है। यानी कि यह एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा पूरे देश की व्यवस्था को चलाया जा सकता है। यह सरकार के तीनों अंगों की स्थितियों एवं अधिकार निर्धारित करता है। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका स्थितियों एक शक्तियाँ निर्धारित करता है। यही सरकार नागरिकों के मध्य संबंधों की भी व्याख्या करता है। ठीक है, इस तीनों रूपों से हम लोग हमारा जो देश है इसे हम लोग अच्छे से चला सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर वाला प्रश्न, हमारे संविधान की कोई दो प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की दो प्रमुख विशेषता, यह भारत में सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है। और दूसरा नंबर में क्या है? यह भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा उन्हें उनके मौलिक कर्तव्य भी बताता है। तो उसमें उसका नागरिक का जो मौलिक अधिकार है ये भी प्रदान करता है और उसे जो मौलिक कर्तव्य है ये भी बताता है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। अब देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव जो अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत सरकार ने के द्वारा मानवाधिकारों को संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा और भी बड़ा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक अधिकारों को लिखें। तो इसमें मौलिक अधिकार क्या क्या है? देखिए क में संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ये हम लोग को संविधान सिखाता है। ठीक है, अब देखिए ख में दिया हुआ है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाया जाना चाहिए। उच्च आदर्श मतलब जो अच्छे अच्छे इससे पहले बहुत महापुरुष थे उस तरह के जो किए गए हैं उसको अपनाना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठोस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करनी चाहिए। मतलब जिससे हम लोग को नकारात्मक प्रभाव मिले उसे हम लोग को छोड़ना होगा, उसे छोड़ना होगा।
घ में देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के जो जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी रक्षा का उसका संवर्धन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी चाहिए। अब देखेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार क्या है, देखिए समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा गया है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था भी करता है। मतलब लिखित रूप से कोई नियम बनाया गया है और उसको रक्षा करने के लिए भी ये सुरक्षा रखी गई है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा भी कहा गया है। तो प्रस्तावना जो है प्रस्तावना को भी ये अंतरात्मा कहा गया है और मौलिक अधिकार को भी संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। तो क्वेश्चन में दो तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो मौलिक कर्तव्य है। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद रखता है जो देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। अक्षुण्ण मतलब जिसको तोड़ा नहीं जाता, खून नहीं करना, मतलब खून मतलब छोटा छोटा नहीं करना, बड़ा रूप से उसको रखना होता है। ये दिखाता है। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आप अपना उत्तर अपने पक्ष में लिखिए। 3 तर्क दीजिए। क्या क्या तर्क देखिए। पहला है हम इस कथन से सहमत है, ये लोकतांत्रिक देश है और मौलिक अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। इसका निम्नलिखित कारण क्या क्या है, देखिए। 1 नंबर, मौलिक अधिकारों के देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। मतलब मनमानी ढंग से कोई भी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार में प्राप्त है। यानी कि अपना हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चौथा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि हमारा संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारा ये जो है समाज या अपना या धर्म का हनन हो रहा है, तो हम लोग न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। उसमें हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक। चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3, इसके लिए भी 3 दिया है। देखिए, में पहला होगा मौलिक कर्तव्य देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। मतलब जिसे हम लोग अखंड मतलब जिसे खंड नहीं किया जा सकता है, एकता रूप से रखने के लिए। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जैसे कोई राज्य हमारे देश के अंदर कोई समस्या या संकट में गुजर रहा होता है तो वो सरकार को पुकारता है या जनता को पुकारता है, तो हम लोग को उसके लिए कुछ उपाय करनी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा देखिए, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगानों का आदर करना हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, मानव अधिकार आयोग के कर्तव्यों का वर्णन। मानव अधिकार आयोग का निम्नलिखित कार्य करता है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। अगर उल्लंघन होता है, शिकायत होता है, तो उसके लिए वो जांच बिठाता है। ठीक है। अभी देखिए, जेल में कैदियों के निवास की
परिस्थितियों की जांच करता है। जांच करने के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। मतलब मानवाधिकार आयोग के द्वारा अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जेल में जाकर वो अपना जो निरीक्षण है ये कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। मानव अधिकारों के आयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। मतलब इसमें उसको निराकरण किया जाए कैसे इसकी। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है। मतलब अनुसंधान का मतलब कोई चीज़ को खोजना, उसके लिए प्रेरित करता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कर्तव्यों और सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना भी चाहिए। किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लोकतांत्रिक देश में हमारा संविधान जो है ये क्यों जरूरी होती है, ये प्रश्न है। आज दुनिया के अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है। हाँ, ये सही है। भारत में जो हमारा संविधान है ये बहुत बड़ा संविधान है और संविधान उन आदर्शों को स्वतंत्र सूत्रबद्ध करता है। सूत्र का मतलब एक किसी चीज़ के अंदर, एक सीमा रेखा के अंदर रखना, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश में अपनी इच्छा सपनों के अनुसार रह सकते हैं। यानी कि अपने इच्छा के अनुसार हम लोग वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। यानी संविधान बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत रूप क्या है, स्वरूप क्या है। संविधान नियमों को ऐसा समूह होता है जिसका एक देश की सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि उन पर आदर्शों पर भी इसका साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। मतलब सब मिलजुल कर इस तरह का हम लोग उसे सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 7वां नंबर वाला क्वेश्चन को। संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ सामंजस्यतापूर्ण संबंध होता है। मतलब एक बहुत ही बड़ा रूप यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट के निहित होती है। एक हाथ में नहीं रहता है, ये मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट के अंदर में इसको रखा जाता है। कार्यपालिका को शक्ति विकसित व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है तथा यह विधायिका से प्राप्त होता है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। मतलब जहाँ से प्राप्त होती है उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में ही रहती है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री हम लोग नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी, मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब वो कार्य करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ता है। और प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है अथवा संसद की भी। अब हम लोग देखेंगे और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखे। तो समानता का अधिकार हम लोग फास्ट देखेंगे। समानता का अधिकार फास्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान है, ये सही है। चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, कानून के अगर में देखेंगे तो सब कोई समान होता है। इसका मतलब है कि सभी लोग देश को कानून का समान सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कानून जो है ये देश को पूरा सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई छोटा बड़ा मझला कोई भी हो, इसके ऊपर हम लोग को कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान
आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं हम लोग रोक सकते, कहीं भी वो जा सकता है। राज्य के हर नागरिक का सरकारों नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, और सरकारी नौकरी के लिए कोई भी लोगों को वहाँ अवसर प्रदान करता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें क्या है देखिए, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण शांतिपूर्ण सुरक्षा रखने एवं संगठन बनाने हेतु किसी भाग में आने जाने और कोई भी जगह हमारे देश के अंदर हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें हम लोग को कोई बाधा नहीं डाल सकता है। रहने तथा कोई भी व्यवस्था या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडे उत्तोलन जैसे अधिकारों को इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब हम लोग झंडा कहीं भी उत्तोलन कर सकते हैं हमारे देश के अंदर। मीडिया, प्रेस, ये भी सब क्या है, स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कोई भी धर्म आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई आप लोग का बाधा विपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार इसका कोई धर्म अपनाने, इसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूहों के हाथों में है और न ही राज्य के किसी एक धर्म के समर्थन को देता है, मतलब ना ही कोई एक धर्म के हाथों में है, हिंदू के हाथ में, मुस्लिम के हाथ में, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पादरी वगैरह जो एक वर्ग होते हैं या धर्म होते हैं, इसके हाथ में नहीं है, ये सभी के हाथ में है। जैसे दफ्तर, जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने का अपेक्षा नहीं की जाती, मतलब कोई भी जो संस्थान है उसमें हम लोग को कोई भी धर्म को अच्छे रूप से यानी कि लिखित रूप से अलाउ नहीं किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनका निष्कर्ष यह है, कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकता। एक धर्म के लोग किसी दूसरे व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड हो उसको हम लोग दबा नहीं सकते, उसको अपना काम करने देना होगा। राज्य किसी नागरिक न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही किसी धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। कोई किसी का धर्म हम लोग नहीं छीन सकते हैं, कोई किसी का जो धर्म है दूसरे धर्मों के ऊपर हम लोग उसे थोप नहीं सकते कि आप लोग को ये धर्म मानना ही है, ये धर्म करना ही है, इस तरह से कोई नहीं है। उपरोक्त कारणों से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश हम लोग इसीलिए कहते हैं। अब हम लोग नंबर 3 में देखेंगे भारत में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान के किए गए प्रावधानों की व्याख्या। पहला नंबर देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदानुमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। जिसने पद का ग्रहण कराता है उसको मुक्त कराने का अधिकार उसके पास नहीं है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। दूसरा, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालयों को हो जाता है और सरकार या संसद इस तरह पर हस्तक्षेप नहीं करता। हस्तक्षेप का मतलब वहाँ हम लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अभी देखिए, न्यायाधीश पद मुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता
हालांकि इस प्रावधान का प्राय उल्लंघन होता रहा है और पद मुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग अध्यक्ष आदि बनाया जा सकता है। मतलब उसके अंदर उसे इस तरह का कार्य हम लोग को देना पड़ता है। अभी न्यायाधीशों की वह कर्मचारियों का वेतन वंचित संचित निधि से देय करता है होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। तो ये जितने सारे पहला चैप्टर से प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये हम लोग अभी देखें। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।